हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7। हमें क्या निकालना है? मिडिल टर्म। अच्छा, तो मिडिल टर्म निकालने के लिए पहले सुन लीजिए मिडिल टर्म निकालते कैसे है। यहाँ पे ये n है, तो अगर n इवन होता है, इफ़ n इज़ इवन, ठीक है, और एक हो अगर इफ़ n इज़ ऑड। याद रखना, अगर n इवन है तो अपने पास कितना मिडिल टर्म होगा? वन मिडिल टर्म। और अगर n ऑड है तो अपने पास कितने मिडिल टर्म्स होंगे? दो मिडिल टर्म, टू मिडिल टर्म। ठीक है, इतना तक क्लियर। अभी नेक्स्ट जो एक मिडिल टर्म होगा वो हम निकालेंगे कैसे? वो हम निकालेंगे t ऑफ n प्लस 2/2। ठीक है, मतलब अगर n 7 8 हुआ तो 8 प्लस 2 10, 10/2 5, मतलब 5 नंबर टर्म। लेकिन अगर n ऑड हुआ तो दो मिडिल टर्म निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? एक हो जाएगा tn प्लस 1/2, दूसरा हो जाएगा tn प्लस 3/2। ठीक है, एक हो जाएगा tn प्लस 1/2, दूसरा वाला हो जाएगा tn प्लस 3/2, tn प्लस 3/2। जल्दी से कॉपी कर लो। अभी हम इसका मिडिल टर्म निकालते हैं। इसका पावर क्या है? ऑड है, मतलब कितने मिडिल टर्म होंगे? दो। हेयर n इक्वल्स टू 7, दैट इज ऑड, सो देयर विल बी two middle term, there will be two middle terms। ठीक है, कितने मिडिल टर्म होंगे? दो। So there will be two middle term, that is t 7 plus 1/2 and t 7 plus 3/2, मतलब T4 एंड T5। ठीक है, दे विल बी T4 एंड T5, मतलब फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। अभी अपना क्या काम क्या है? क्या? फोर्थ टर्म निकालना। ठीक है, हमें बोला है कि वो निकाल के दो, हमें मिडिल टर्म निकाल के दो, तो मैं T4 निकाल रहा हूँ। ठीक है, T4 मतलब R का वैल्यू कितना होगा? 3 होगा। अगर हमने इसको इस फॉर्म में सजा दिया तभी हमें पता चल जाएगा R का वैल्यू कितना है? 3 है। तो 7c, अच्छा माइनस है, -1 टू द पावर R, R मतलब कितना होगा? 3 इंटू 7cr 3 टू द पावर n माइनस r, मतलब ये 3 था, n माइनस आर मतलब 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 4 इंटू b मतलब x³/6 होल टू द पावर r, r मतलब 3। सो माइनस के ऊपर ऑड पावर मतलब माइनस रह गया। 7c3 मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5/3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 टू द पावर 4 मतलब 81 इंटू आ गया आपका x³ होल क्यूब मतलब x टू द पावर 9/6³ मतलब 216, या तो 6 इंटू 6 इंटू 6 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अभी सिर्फ इस पार्ट को कैलकुलेशन करके आपको आंसर दे देना है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, T4 मैंने निकाला है, T5 आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा। अच्छा, और एक चीज़ आप लोग कर सकते हो कि ऐसे थोड़ा ना लिख के इसको ऐसे भी कर सकते हो। और सो देयर विल बी टू मिडिल टर्म, दैट इज, हम t ना लिख के भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका n प्लस 1/2, मतलब यहाँ पे होगा 7 प्लस 1/2, दैट इज इक्वल्स टू फोर्थ टर्म। ठीक है, एंड 7 प्लस 3/2th टर्म, मतलब 10/2 इक्वल्स टू फिफ्थ टर्म। ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं।
टर्म, ठीक है। तो उसके बाद हमने T4 निकाल लिया और T5 तो आप लोग खुद से निकालोगे, ठीक है। ये तो था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग खुद से कर लेना, पावर सिर्फ इवन है, आप लोग खुद से कर पाओगे। मैंने सिर्फ इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ T4 निकाला है, T5 आप लोग खुद से निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, in the expansion 1 plus a whole to the power m plus n, in the expansion question number 9 1 plus a whole to the power m plus n, हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट कोफिशिएंट ऑफ a to the power m एंड a to the power n आर इक्वल। मतलब हमें क्या प्रूफ करना है कि कोफिशिएंट ऑफ जो a to the power m होगा और कोफिशिएंट ऑफ a to the power n दोनों ही इक्वल होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले जनरल टर्म निकाल लेते हैं, हम पहले ही जनरल टर्म निकाल लेते हैं, उसके बाद कोफिशिएंट निकाल लेंगे। जनरल टर्म कोमा टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू n, मतलब n मतलब कितना है यहाँ पे m प्लस एन, सी आर इंटू ए मतलब 1 है, 1 टू दी पावर n मतलब m प्लस एन माइनस आर, ठीक है। तो 1 के पावर में ये लिखने का तो ज़रूरत भी नहीं था, अच्छा फिर भी मैंने लिख दिया। इंटू बी मतलब क्या है, a है, a टू दी पावर r, मतलब आपका लास्ट आंसर आया m प्लस एन सी आर ए टू दी पावर r। अच्छा, अभी अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ a टू दी पावर m चाहिए तो r के जगह पे क्या लिखने से आपको कोफिशिएंट ऑफ a टू दी पावर m मिल जाएगा? r के जगह पे क्या लिखेंगे हम ताकि हमें कोफिशिएंट ऑफ a टू दी पावर m मिल जाए? r के जगह पे हम क्या लिखेंगे ताकि हमें कोफिशिएंट ऑफ a टू दी पावर m मिले? देखो, टू गेट कोएफिशिएंट ऑफ a to the power m r must be equals to m, therefore क्या आ गया, t m plus 1 equals to m plus n c m a to the power m, ठीक है। तो ये a to the power m का कोफिशिएंट ये आ गया, therefore कोएफिशिएंट ऑफ a to the power m इक्वल्स टू m प्लस एन सी m। अभी इसे हम तोड़ के लिख देते फॉर्मूला, NCR मतलब क्या था, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल NCR फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r मतलब m होगा इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर, n मतलब ये वाला चीज़ है पूरा। सो अपना लास्ट आंसर क्या आया, फैक्टोरियल m प्लस एन बाई फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n, ये निकला अपना कोफिशिएंट ऑफ a टू दी पावर m। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे देना, ठीक है। इस चीज़ को कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m इक्वल्स टू दिस निकला। अभी नेक्स्ट, टू गेट कोएफिशिएंट ऑफ a टू द पावर n, r का वैल्यू क्या होना होगा, n, r का वैल्यू क्या होने से हम बोल सकते हैं को r का वैल्यू क्या होने से हम कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर n निकाल सकते हैं, अगर r का वैल्यू n हुआ तो देखो क्या आ रहा है, t n प्लस 1 इक्वल्स टू m प्लस एन सी एन इंटू ए टू द पावर n, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ a टू द पावर n इक्वल्स टू m प्लस एन सी एन। अभी फिर से हम यहाँ पे जैसे तोड़े थे वहाँ पे भी हम तोड़ देंगे। और एक चीज़ आपको तो देख के ही पता चल गया कि ये दोनों चीज़ें सेम है, क्यों है, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट सेम, और इनका
इसका और इसका सम क्या है, ये ऊपर वाला पार्ट है, वो जो हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था NCA इक्वल्स टू NCB कब होता है, इफ़ n इक्वल्स टू a प्लस b। ठीक है, ये होता है जब ये पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये और ये मिलके ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, मतलब ये ट्रू है, मतलब दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू फैक्टोरियल m प्लस n बाई फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल m प्लस n माइनस n, n कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ गया, फैक्टोरियल m प्लस n बाई फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल m, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या बोल सकते हो, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर n। हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज करो और कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा ध्यान से सुनना। कोएफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th कोमा rth कोमा r प्लस 1th टर्म, r in the ratio क्या है, r in the ratio है आपका 1:3:5, r in the ratio 1:3:5। तो कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th rth r प्लस 1th टर्म आर इन द रेशियो दिस इज टू 5, मतलब हमें इसका कोफिशिएंट निकालना होगा, इस टर्म का कोफिशिएंट निकालना होगा, इस टर्म का कोफिशिएंट निकालना होगा, और इन तीनों का रेशियो इक्वल्स टू दिस होगा। अच्छा, उसके पहले अगर लिखा रहता 5th टर्म 7th टर्म 10th टर्म, तो आर का वैल्यू क्या होता, श्योरली हम 5 को क्या लिखते, T4 प्लस 1, मतलब r का वैल्यू होता 4, यहाँ पे होता 6, यहाँ पे होता 9, मतलब जो भी रहता है उससे हम क्या करते 1 माइनस करके लिखते, जितना टर्म होता है। जब ये 5th टर्म है मतलब r का वैल्यू कितना हुआ 4, ये 7th टर्म है मतलब r का वैल्यू क्या हुआ 6, ये 10th टर्म है मतलब r का वैल्यू क्या हुआ 9। तो अभी अगर रहता xth टर्म कोमा x प्लस 2th टर्म कोमा रहता x माइनस 1th टर्म, तो इससे r का वैल्यू क्या होता, 7th टर्म तो क्या हुआ था r का वैल्यू 6, 10th टर्म r का वैल्यू हुआ था 9, तो xth टर्म मतलब r का वैल्यू क्या होगा, जो रहता है उससे एक कम होता है, जो रहता है उससे एक कम होता है। तो एक्सेट टर्म मतलब r का वैल्यू कितना होगा, श्योरली x माइनस 1, यहाँ पे r का वैल्यू कितना होगा, श्योरली x प्लस 1, इससे एक कम, तो यहाँ पे r का वैल्यू क्या होगा, श्योरली x माइनस 1, एक घट जाएगा -1 मतलब x माइनस 2, मतलब x माइनस 2। ठीक है, x माइनस 1th टर्म निकाल रहे मतलब r का वैल्यू होगा x माइनस 2। तो अभी इस वाले मैथ्स में इसमें r का ये r नहीं है, आप मान लो, अभी समझ लो, अभी ये r कितना होगा आप बता सकते हो इससे, ये इस r का वैल्यू क्या होगा, श्योरली r माइनस 2, इस r का वैल्यू इससे कितना होगा, इस वाले टर्म में r माइनस 1,
इस आर का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, आर ही होगा, जितना है उससे एक कम। ठीक है, मतलब हम जब लिखेंगे एन सी तो आर का वैल्यू क्या लिखेंगे, इस वाले टर्म के लिए आर माइनस 2, इस वाले टर्म के लिए आर माइनस 1, इस वाले टर्म के लिए आर। ठीक है, अभी अपने पास एक एक्सपेंशन भी होगा, एक सेकेंड। इन द एक्सपेंशन x प्लस 1 होल टू द पावर n। अच्छा, अपना एक्सपेंशन गिवन है x प्लस 1 होल टू द पावर n। एक्सपेंशन ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था, मैं अपने लिए क्वेश्चन लिख के रखा, x प्लस 1 टू द पावर n। यहाँ से मेरा सोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो पहला मैं क्या निकाल रहा हूँ, टी आर माइनस 1, आर माइनस 1 टर्म। अच्छा, ये आर माइनस 1 टर्म है, आर माइनस 1 टर्म मतलब आर का वैल्यू क्या आएगा, जितना है उससे एक कम, आर माइनस 2 प्लस 1। ये मिल गया मुझे आर का वैल्यू। आर का वैल्यू कितना है, आर माइनस 2। आर का वैल्यू कितना है, आर माइनस 2। मतलब आ गया एन सी आर माइनस 2 इंटू ए टू द पावर, ए कितना है एक्स टू द पावर n माइनस आर माइनस 2 इंटू 1 टू द पावर आर माइनस 2। मतलब ये सब तो देखने का ज़रूरत नहीं है, 1 टू द पावर एनीथिंग तो 1 ही हो जाएगा, लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो आर माइनस 1 टर्म का कोफिशिएंट क्या निकला, ये निकला, क्योंकि ये x के पावर में तो ये अपना वेरिएबल है, तो कोफिशिएंट क्या आया, एन सी आर माइनस 2। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ आर माइनस 1 टर्म इक्वल्स टू एन सी आर माइनस 2। नेक्स्ट, अभी हम rth टर्म का भी कोफिशिएंट निकालते हैं। rth टर्म का कोफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, rth टर्म में r का वैल्यू कितना होगा, rth टर्म में r का वैल्यू कितना होगा, जितना होता है उससे एक कम होता है r का वैल्यू, मतलब आएगा आपका r माइनस 1 साथ में प्लस 1। ठीक है, वही तो हम लिखते हैं ना, T7 अगर रहता तो हम क्या लिखते, T6 प्लस 1, 6 प्लस 1 7 होता है, तो दिस प्लस दिस आर आ रहा है। तो इससे क्या आएगा, एन सी आर माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस आर माइनस 1। तो आपका फिर से निकल गया और एक कोफिशिएंट, क्या निकला, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ आर माइनस 1 टर्म इक्वल्स टू एन सी आर माइनस 1, एन सी आर माइनस 1। ठीक है, अभी लास्ट आर प्लस 1 टर्म का भी हमें कोफिशिएंट निकालना है। मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, टी आर प्लस 1, मतलब ये तो ऑलरेडी है, मतलब यहाँ पे आर प्लस 1 टर्म में आर का वैल्यू क्या है, आर ही है, आर का वैल्यू कितना है, आर ही है। हमें तो इसको प्लस 1 फॉर्म में सजाने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस 1 फॉर्म में है, मतलब ये हो गया अपना आर। तो क्या आएगा, एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर n माइनस आर, एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर n माइनस आर। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ आर प्लस 1 टर्म भी आप लोगों के पास आ गया। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ आर प्लस 1 टर्म इक्वल्स टू क्या आ गया, एन सी आर। कोएफिशिएंट ऑफ आर प्लस 1 टर्म इक्वल्स टू क्या आ गया, एन सी आर। मतलब हमें 3 कोएफिशिएंट तो मिल गया है अभी तक। ठीक है, एक है एन सी आर माइनस 2, एक है एन सी आर माइनस 1 और तीसरा है एन सी आर, तीसरा है एन सी आर। नाउ इन कोएफिशिएंट्स का रेशियो आपके पास गिवन है, मतलब एन सी आर माइनस 2 इज टू एन सी आर माइनस 1 इज टू एन सी आर इक्वल्स टू शायद से 1:3:5। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैंने सही लिखा कि नहीं। 1:3:5 भी तो था शायद से, हाँ 1:3:5, और हमें एन एंड आर निकालना है। ठीक है,
तो हम पहला काम क्या करेंगे, इन दोनों को पकड़ लेते, दिस इज टू दिस इक्वल्स टू दिस इज टू दिस। Therefore NCR minus 2 is to NCR equals to 1:3। NCR minus 2 मतलब फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर, मतलब n माइनस आर माइनस 2 इस टू का मतलब तो डिवाइड ही होता है, अच्छा रहने देते, इस टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 1/3। अभी नेक्स्ट लाइन पे फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 2, ये डिवाइड था, इसको हम इंटू बनाते तो ये वाला चीज़ रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर बाई फैक्टोरियल n इक्वल्स टू 1/3। अभी एक चीज़ देखो, ये और ये कैंसिल हो गया। अभी मैंने कौन सा लिया, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत कर दिया, मैं यहाँ पे NCR माइनस 1 लिखना था मुझे, मैं r लिख दिया हूँ, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r, मतलब होता NCR से भी होता तो हमें 1:5 पकड़ना पड़ता, r माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1, मतलब जब इस टू को इंटू बनाया हमने, फैक्टोरियल नीचे आ गया, फैक्टोरियल r के जगह पे ये होगा फैक्टोरियल r माइनस 1 और यहाँ पे आएगा आपका n माइनस आर प्लस 1, ठीक है। अभी एक चीज़ देखो, फैक्टोरियल r माइनस 2 बड़ा है कि फैक्टोरियल r माइनस 1 बड़ा है, फैक्टोरियल r माइनस 2 बड़ा है या फैक्टोरियल r माइनस 1, फैक्टोरियल r माइनस 2 बड़ा है या फैक्टोरियल r माइनस 1, श्योरली फैक्टोरियल r माइनस 1। अगर ऐसा रहता है फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2, हम कैंसिल आउट करने के लिए क्या करते, जो बड़ा रहता है उसको फैक्टोरियल के बाहर लाते, एक कम हो गया फैक्टोरियल 2 कैंसिल होकर 3 निकल जाता है। तो यहाँ पे भी ध्यान से सुनना, फैक्टोरियल r माइनस 1 और फैक्टोरियल r माइनस 2 में ये बड़ा है तो हम r माइनस 1 को बाहर लाएंगे, अंदर क्या बन जाएगा फैक्टोरियल r माइनस 2, नीचे तो ऑलरेडी एक क्या है फैक्टोरियल r माइनस 2 इंटू इसमें और इसमें बड़ा कौन है n माइनस आर प्लस 2 n माइनस आर प्लस 1, ये वाला बड़ा है तो इसको हम बाहर लाएंगे, अंदर क्या हो जाएगा एक घट जाएगा, मैं क्यों वहाँ पे छोड़ रहा हूँ, एक घटा के छोड़ दे रहा हूँ ताकि ऊपर के साथ कैंसिल हो जाए, ऊपर क्या है फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 इक्वल्स टू 1/3। जल्दी से इतना तक कॉपी कर लीजिए। तो इतना तक लिखते हमें एक चीज़ पता चल गया कि यहाँ पे तो बहुत सारे चीज़ें कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्या क्या चीज़, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, मतलब अपना एक काम तो हो गया कि फैक्टोरियल वाला झंझट हट गया, एक नॉर्मल इक्वेशन मिल जाएगा हमें। इम्प्लाइज अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू आर 3r माइनस 3 1 जा 3 इक्वल्स टू 1 इंटू दिस, मतलब n माइनस आर प्लस 2, तो देखो माइनस आर इधर आ गया तो क्या हो गया 4r प्लस n इधर आ गया तो क्या हो गया माइनस n, माइनस उधर चला गया मतलब 5, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। मतलब इन दोनों में से हमने एक इक्वेशन निकाल लिया है, जल्दी से कॉपी कर लो, इन दोनों में से हमने एक इक्वेशन निकाल लिया है। अभी लास्ट के दो से भी और एक इक्वेशन निकाल लेते हैं। क्या है एंड, ये तो हमने पहले लिखा था, पहले वाला पार्ट था, एंड
एन सी आर माइनस 1 इज टू एन सी आर इक्वल्स टू 3:5। तो एन सी आर मतलब फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस 1। आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो। मैं आप लोग समझाने के लिए मैं पूरा स्टेप दिखा रहा हूँ आप लोगों को। फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर माइनस 1 इंटू क्या आ गया फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 इंटू हो गया फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर बाई फैक्टोरियल एन इक्वल्स टू 3/5। ये और ये कैंसिल हो गया। अभी फैक्टोरियल आर माइनस 1 और फैक्टोरियल आर में बड़ा कौन है? श्योरली फैक्टोरियल आर। तो हम उसको बाहर लाएंगे फैक्टोरियल से आर को। तो अंदर क्या बन जाएगा आर माइनस 1। यहाँ पे मैंने क्यों छोड़ दिया? अगर मैं यहाँ पे नहीं छोड़ता तो क्या बाहर आता फिर से आर माइनस 1। अंदर क्या बन जाता आर माइनस 2। आर इंटू आर माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल आर माइनस 2। और भी तोड़ना होता तो आर इंटू आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2 फैक्टोरियल के अंदर आर माइनस 3। अभी इसमें और इसमें बड़ा कौन है? श्योरली ये वाला चीज़, क्योंकि देखो एन माइनस आर एन माइनस 1 यहाँ पे प्लस 1 है, मतलब थोड़ा बढ़ गया। आर माइनस 1 इंटू, अच्छा इसको तो मैंने लिखा ही नहीं, फैक्टोरियल एन माइनस 1। ये चीज़ बाहर आएगा तो एक 1 रिड्यूस हो जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा एन माइनस आर इक्वल्स टू 3/5। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। तो इससे हमें क्या मिला 3 इंटू एन। इससे हमें क्या मिला 3 इंटू एन 3n माइनस 3r प्लस 3 1 जा 3 इक्वल्स टू मिला हमें 5 इंटू आर 5r। अच्छा एक काम करता हूँ मैं, 5r इक्वल्स टू 3n माइनस 3r प्लस 1। तो 3r इधर आ गया, कितना हो गया 8r। 3n इधर आ गया, क्या हो गया माइनस 3n इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अभी आपको ये दो इक्वेशन सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। वे सॉल्व तो हम कोई भी तरीके से कर सकते हैं। इक्वेशन 1 इंटू 3 12r माइनस 3n इक्वल्स टू 15। इक्वेशन 2 इंटू 1 8r माइनस 3n इक्वल्स टू 1 माइनस प्लस माइनस, इधर कितना आया 4r, इधर आया 14। ये तो कुछ गलत हुआ है, कहीं पे मैंने कुछ गलती कर दिया है। कहीं तो मैंने कुछ गलती किया है, मैं तो लास्ट पार्ट भी ये कर दिया। अच्छा, यहाँ पे 3n 3r है, उधर 3 था, यहाँ पे n माइनस आर प्लस 1, मतलब 3n माइनस 3r प्लस 3 होगा। आंसर आ गया r इक्वल्स टू 3। पुटिंग इन इक्वेशन 1 या 2 आपका आंसर निकल जाएगा। 12 माइनस n इक्वल्स टू 5, मतलब माइनस n इक्वल्स टू माइनस 7, दैट इज़ n का वैल्यू आ गया 7। तो ये निकल गया आपका, r भी निकल गया, n भी निकल गया। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ x to the power n in the expansion of 1 plus x to the power twice n। अच्छा, and coefficient of x to the power in the expansion of
1 प्लस एक्स टू द पावर ट्वाइस एन माइनस वन। मतलब इसका जो इस एक्सपांशन से हम जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन निकालेंगे, वो कोफिशिएंट किसका ट्वाइस होगा? इस एक्सपांशन से हम जो एक्स टू द पावर एन का कोफिशिएंट निकालेंगे। तो अपना काम क्या होगा? दोनों एक्सपांशन से एक्स टू द पावर एन का कोफिशिएंट निकालना। तो यहाँ पे पहले हम जनरल टर्म निकालते हैं, ठीक है। मैथ्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सॉल्यूशन अपना यहाँ से स्टार्ट है। टी आर प्लस वन इक्वल्स टू ट्वाइस एन सी आर। वन के पावर में तो लिखने का ज़रूरत नहीं है। एक्स टू द पावर आर, एक्स टू द पावर आर, ट्वाइस एन सी आर। देयरफॉर डायरेक्टली आ गया, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर आर इक्वल्स टू ट्वाइस एन सी आर, ट्वाइस एन सी आर। इधर आते हैं अभी एंड, ठीक है। उसके बाद हम देख लेंगे कि क्या कर सकते। कोएफिशिएंट नहीं सॉरी, हम तो आर ए टर्म निकालेंगे, जनरल टर्म निकालेंगे, और हमें बोला है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर आर चाहिए। तो ये डायरेक्टली आ जा रहा है अपना। हम यहाँ पे भी आर ए टर्म निकाल रहे हैं। एन सी आर टू एन माइनस वन सी आर इंटू वन के पावर में ए माइनस आर लिखने का ज़रूरत नहीं है, एक्स टू द पावर आर। सो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर आर इक्वल्स टू ट्वाइस एन माइनस वन सी आर। अभी हमें बोला है कि ये कोएफिशिएंट इसका ट्वाइस है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर आर ही तो था, एक बार चेक कर लेते हैं। सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन मुझे लग रहा था, ठीक है, लग रहा था कुछ तो है एक्स टू द पावर एन। देयरफॉर नहीं, टू गेट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन। तो आपका आ गया टी एन प्लस वन इक्वल्स टू ट्वाइस एन सी एन एक्स टू द पावर एन। अभी जाके निकला। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल्स टू ट्वाइस एन सी एन, ट्वाइस एन सी एन हमने निकाल के रखा। वहाँ पे भी सेम हमें करना पड़ेगा। टू गेट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन आर मस्ट बी इक्वल्स टू एन। सो टी एन प्लस वन इक्वल्स टू ट्वाइस एन माइनस वन सी एन एक्स टू द पावर एन, ठीक है। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल्स टू ट्वाइस एन माइनस वन सी एन। अभी हमें प्रूफ करना है कि ये जो है ये इसका ट्वाइस है। वो हम कैसे निकालें? तो एक काम करते हैं, ऐसे तो कुछ पता नहीं चल रहा है, हम इसको थोड़ा तोड़ते हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा तोड़ेंगे बाद में। फैक्टोरियल ट्वाइस एन, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, मतलब ट्वाइस एन माइनस एन। क्या आ गया? फैक्टोरियल एन। यहाँ पे छोड़ते हैं इसको, ठीक है। इसे अभी थोड़ा तोड़ते हैं। फैक्टोरियल ट्वाइस एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, मतलब ट्वाइस एन माइनस वन माइनस एन, दैट इज अल्टीमेटली क्या आएगा? एन माइनस वन, ठीक है। अभी भी अपना आंसर नहीं आया है। इन दोनों में से हम तो कुछ बोल नहीं पा रहे। लेकिन एक चीज़ तो है कि हम देख रहे हैं कि इसको हम ये बना सकते हैं। कैसे? देखना ध्यान से। ये वाला पोर्शन आ रहा है क्या? हाँ, लिख सकते हैं। ट्वाइस एन इंटू फैक्टोरियल ट्वाइस एन माइनस वन। देखो मैंने बना दिया सेम। नीचे फैक्टोरियल एन, मैं इसे तोड़ देता हूँ, एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, ठीक है। देखो
एन एन कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2 इंटू फैक्टोरियल ट्वाइस n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ठीक है, तो आप लोग एक काम करना, ये आंसर तो हमने पहले यहाँ पे निकाला, हम तो पहले मैथ्स का ये पार्ट करेंगे उसके बाद इस पार्ट में जाएंगे। ठीक है, तो आपने पहले ये पार्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा जल्दी से कॉपी कर लो, इतना तक वीडियो को पॉज करो, जल्दी से कॉपी करो। हाँ, हम तो पहले मैथ्स का ये पार्ट करेंगे एंड ये पार्ट करेंगे, तो आपका तो ये पार्ट ख़त्म हो गया, इसको हम हटा देते हैं। सुनो, अभी आपने देखा कि अपना जो पहला था उसका कोफिशिएंट ये है, सेकंड वाले का कोफिशिएंट ये, इन दोनों में एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, इन दोनों में एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, सिर्फ एक 2, यहाँ पे एक 2 नहीं है। ठीक है, तो हम एक काम करते, मैं इसी लाइन को यहाँ पे लिखता हूँ, मतलब यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है मैथ्स, यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इक्वल्स टू फैक्टोरियल ट्वाइस n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक 2 का, तो मैं क्या करता हूँ एक 2 डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने तो एक क्राइम कर दिया, a2 तो था नहीं यहाँ पे, तो मैं एक पेनल्टी भी दे दूँगा। क्या दिया मैं, हाफ, मैंने यहाँ पे दे दिया एक हाफ। अभी देखो तो ये देख के क्या लग रहा है, ये देख के क्या लग रहा है, ये सेम है। और ये क्या था, ये क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n ऑफ फर्स्ट एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n ऑफ फर्स्ट एक्सपांशन, मतलब हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n ऑफ फर्स्ट एक्सपांशन, फर्स्ट एक्सपांशन। समझ में आया? तो ये 2 अगर उधर चला जाएगा तो हम क्या लिख पाएंगे, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n ऑफ फर्स्ट एक्सपांशन इक्वल्स टू 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर n कौन से एक्सपांशन का, सेकंड एक्सपांशन का। देखो पूरा क्लियर होके निकल के आ गया, सिर्फ हमने एक दिमाग लगाया यहाँ पे हाफ लाने का, ताकि अपने फर्स्ट एक्सपांशन का जो रिजल्ट था उसके जैसा हमें एक चीज़ मिल जाए, इसलिए मैंने एक हाफ लगाया, एक 2 लगाया। तो ये देखते ही मैं समझ गया, अच्छा ये वाला पार्ट तो फर्स्ट एक्सपांशन जो है उससे हमने निकाला था। क्या निकाला था, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। नेक्स्ट कॉपी कर लो जल्दी से। नेक्स्ट फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। क्या निकालना है हमें, एक पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m निकालना है। फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर हुइच ये अपना एक्सपांशन है, फॉर हुइच कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपांशन दिस इक्वल्स टू 6। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मैं थोड़ा लिख कर रख देता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 6। अच्छा, तो हम पहला काम क्या करते, जनरल टर्म निकाल लेते, कोमा TR+1 इक्वल्स टू MCR इंटू 1 तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, n-1 टू द पावर n-r लिखने का ज़रूरत नहीं है, x टू द पावर r। अच्छा, टू गेट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर r का वैल्यू कितना होना ज़रूरी है, 2। टू गेट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर r मस्ट बी इक्वल्स टू 2। देयरफॉर अपना निकल गया कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, MC2। क्या आ गया,
MC2 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू भी गिवन था, कितना था 6। अभी हम MC2 को सॉल्व करते, ऊपर m इंटू एम माइनस 1, नीचे 2 इंटू 1। सेम 7C2 हम जैसे निकालते 7, उसके बाद एक घट जाता है 6/2 इंटू 1, तो सेम m एक घट गया, एक माइनस हुआ, जिसलिए m माइनस 1। तो आपका आ गया m स्क्वायर माइनस m इक्वल्स टू 2 6 12, हम इस साइड में ले आएंगे, इक्वल्स टू 0, मतलब आपको भी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके आंसर निकालना है। आप लोग करना मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, में डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, m माइनस 4 इंटू एम प्लस 3 इक्वल्स टू 0, m माइनस 4 इंटू एम प्लस 3 इक्वल्स टू 0, मतलब आइदर m माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ से हमें मिल गया m इक्वल्स टू 4 और इधर से मिला हमें m इक्वल्स टू माइनस 3। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। अच्छा, तो पावर तो निगेटिव नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ m इज कितना आया, 4 आया। तो यहाँ पे आज का क्लास ख़त्म करते हैं हम।